हेलो स्टूडेंट्स, सेट्स के थर्ड लेक्चर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक सेट्स में आपने सेट्स का डिफिनेशन, टाइप्स, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, पावर ऑफ ए सेट, इन सब के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा। अब हम लोग सेट्स में आगे के कॉन्सेप्ट को और पढ़ते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो यूनिवर्सल सेट होता है कि इफ there are some sets under consideration then a set containing all the elements of the sets under consideration। मतलब क्या? एग्जाम्पल देखते हैं इसको, होता क्या? ऐसे मान लो अभी हम लोग 2-3 सेट में काम कर रहे हैं, ठीक। फर्स्ट सेट इज 1 2 3 5 7, एक सेट ये। दूसरा सेट बी 2 4 6 8, ठीक। तीसरा सेट सी 1 3 5 7 9। अब मान लो अगर हम लोग इन 3 सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी के बारे में। अब कोई एक ऐसा सेट हो जिसमें कि इन तीनों सेट्स का सब एलिमेंट प्रेजेंट है। इन तीनों सेट का जो एलिमेंट है वो सारा प्रेजेंट है। उससे अधिक भी हो सकता है या फिर जितना है इन सब में सिर्फ उतना भी हो सकता है। एक सेट मान लो यहाँ पे बनाते हैं, इसमें एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इस सेट में यू जो है उसमें ए का भी एलिमेंट है, बी का भी, सी का भी। तो इन तीनों सेट्स के लिए ये यू जो है यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। इन तीनों सेट ए बी सी के लिए यू जो है यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा। अब डिफिनेशन को एक बार फिर समझिए, क्या कि इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशन, मतलब अगर हम कुछ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास 3 सेट्स है ए बी सी, देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशन, देन ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स अंडर कंसीडरेशन। तो अगर हम कुछ सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ऐसा सेट्स जिसमें कि इन सब सेट्स का एलिमेंट प्रेजेंट हो, तो इस सेट को इन तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कहेंगे। सो हियर सेट U इज यूनिवर्सल सेट किसका? A का। U किसका यूनिवर्सल सेट? B का भी है। U C का यूनिवर्सल सेट है, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसा नहीं कि वो जितना भी सेट्स दुनिया में हो सकता है सबका वो यूनिवर्सल सेट है, ऐसा नहीं सोचना है कभी। यूनिवर्सल अगर हमने बोल दिया तो वो सब के लिए हो गया वैलिड, ऐसी बात नहीं है। वो यूनिवर्सल सेट होगा किसके लिए? जो सेट्स जो है अंडर कंसीडरेशन में है, जैसे यहाँ पे ए बी सी, ठीक है। तो इन 3 के लिए ये यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक। अच्छा, अब एक बात कि इन 3 में जितना एलिमेंट है यहाँ पे सिर्फ उतना ही एलिमेंट हमने लिखा है। क्या ऐसा संभव है कि यूनिवर्सल सेट में इन तीनों में जितना एलिमेंट्स है उन सबसे अधिक एलिमेंट हो सके?
या हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। बस कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो जो एलिमेंट है ये सब होना चाहिए, उसके अलावे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो एक सेट लिख देते हैं यू, नेक्स्ट दूसरा वाला यू, इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4, यू ना लिख करके मैं तो एक्स लिख देता हूँ 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो एक्स की बात करें तो क्या एक्स ए का यूनिवर्सल सेट है? ये भी है। बी का भी यूनिवर्सल सेट है, सी का भी यूनिवर्सल सेट है। तो हमने क्या देखा कि यूनिवर्सल सेट में जो सेट्स अंडर कॉन्सिडरेशन है उसके सारे एलिमेंट्स होंगे, उससे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकता है, या फिर जितना एलिमेंट्स इन सब में है सिर्फ उतना भी होगा, बाकी काम चलेगा। ठीक, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है, क्या? यूनिवर्सल सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। डिनोटेड बाय कैपिटल यू। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गई बात भाई यूनिवर्सल सेट की। इसको ध्यान में रखना है, समझना है, क्योंकि इससे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आने वाली है जहाँ पे कि यूनिवर्सल सेट का वहाँ पे यूज होगा। ठीक, तो ये था हमारा यूनिवर्सल सेट। अब सेट्स के नेक्स्ट टॉपिक या फिर कह सकते एक नेक्स्ट टॉपिक हम लोग वेन डायग्राम की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट का, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम सेट का काफी इंपॉर्टेंट टूल है। वेन तो जैसे ही इसके नाम से पता चल रहा है, क्योंकि डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये होता क्या है? ये बताता है हमें, ये इट इज पिक्टोरियल representation of sets। ये सेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक ना। अब ये बताएगा कि दो सेट में किस तरह का रिलेशन है, यूनिवर्सल सेट या फिर कोई सेट है उसमें क्या रिलेशन है। ओके, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें हम लोग किस तरह का पिक्चर बनाते हैं, तो इसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल है कि जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए प्री डिफाइंड रूल है। क्या है भाई वो रूल? कि जब भी हम लोग पिक्टोरियल डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, और जो सेट है उसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। बस यही दोनों चीज इसको में ध्यान रखना है। क्या? यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ध्यान रखना है ये चीज। यूनिवर्सल सेट्स आर represented using rectangle and sets using
उसमें क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और सेट को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से करते हैं उसको एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक यूनिवर्सल सेट है, एलिमेंट्स आर 1 2 3। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है और दो सेट ए और बी। इन ए और बी का यूनिवर्सल सेट यू है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि भाई हम लोग यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक। ये हमारा यू। अब इसमें दो सेट है, ए और, अब देखिए ए का एलिमेंट 1 3 5 7 2 4 6 8, ये हो गया सेट ए एंड दिस वन इज सेट बी। तो अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के अंदर में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारा एलिमेंट प्रेजेंट है। सेट ए में जो एलिमेंट था वो ए के अंदर आ गया, जो सेट बी में एलिमेंट था वो सेट बी के अंदर आ गया, ठीक। तो ये जो हमने रिप्रेजेंट किया ये वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलिमेंट मेंशन कर दिया है, पर ये जरूरी नहीं है कि हम लोग मेंशन कर नहीं दें। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, देखिए यहाँ पे तीन सेट हो गया, ए बी सी, इन तीनों का यूनिवर्सल सेट यू। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट और दो सेट्स था, उसको हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे तीन सेट। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखेंगे क्या कि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहे होंगे, कैसे कि जैसे ए में भी 7 है, यहाँ भी 7 5 5 1 1 9 9 10 है। हाँ, तो ए और सी में कुछ एलिमेंट कॉमन है, बी सबसे कम, ठीक। तो इसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे भाई? तो यहाँ पे ये हमने यूनिवर्सल सेट बना लिया, ए, ये मान लो ए है, ये बी है। अब ए और सी का कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो सी जो बनाएंगे वो ऐसा ओवरलैपिंग करते हुए बना देंगे क्या कि ये जो पार्ट है ए और सी का वो कॉमन है, ए और सी का ये वाला पार्ट कॉमन पार्ट है ना। इसी में आपका हो जाएगा 1 5 7 9। इसको अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स को लिख दूँ तो थोड़ा समझना आपको और आसान हो जाएगा आपके लिए। इस वाले में 1 5 7 9 10 3 2 4 8। अब देखिए यहाँ पे ए का एलिमेंट क्या 1 3 5 7 9, सी का एलिमेंट की सेट सी है 1 5 7 9 10, बी का एलिमेंट 2 4 6।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि 1579 जो है ये ए में भी है और सी में भी है। ये इन दोनों का कॉमन एलिमेंट को हमने ये जो ओवरलैपिंग सेक्शन था वहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं कि जब अपने पास एक यूनिवर्सल सेट हो और उस यूनिवर्सल सेट का कुछ और सेट्स हो। इसमें जो सेट्स होगा उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं भी हो सकता है या फिर कॉमन हो भी सकता है। तो जब कॉमन होगा किसी भी दो सेट्स के कुछ एलिमेंट, मान लो दो सेट्स का कुछ एलिमेंट कॉमन होगा तो हम लोग इस टाइप से ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अदरवाइज अलग। तो ये दो टाइप का वेन डायग्राम। ठीक, अब हम लोग सेट्स में आगे देखते हैं कि कुछ ऑपरेशंस कैसे करते हैं और फिर वहां पे भी हम लोग वेन डायग्राम का यूज देखेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। Operations on sets, ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या हमें करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट इसमें ऑपरेशन पढ़ेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, इसको पहले एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं और फिर वहां पे इसका डिफिनेशन लिखेंगे। तो जैसे मानिए कि अपने पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 3 5 7। दूसरा सेट बी 2 4 6 8। ठीक, अब इन दोनों का यूनियन का मतलब क्या होता है? इन दोनों का यूनियन का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7। इन दोनों का यूनियन का मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कि ए का भी सारा एलिमेंट होगा और बी का भी सारा एलिमेंट होगा। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ए यू बी। इस सिंबल को कहते हैं हम लोग यूनियन। तो A union B, if you have sets A and B, then A union B will be a set which will contain all elements of set A as well as set B. A और B का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सब A union B में आ जाएगा। ओके, अच्छा, ये पहली बात। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, टोटली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए का कुछ एलिमेंट ए और बी में कुछ एलिमेंट क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो अब बोलोगे सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? तो 1 3 4, अब देखिए यहाँ 1 3 4 7। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके लिए A यूनियन B लिखें, हाँ A यूनियन B क्या हो जाएगा भाई? 1 3 5 1 3 4 5 7 9। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या A का भी सारा एलिमेंट, B का भी सारा एलिमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज गौर करना है क्या, A यहाँ पे भी है, 7 इधर भी है ना। तो ऐसा नहीं कि जब A और B का कुछ एलिमेंट कॉमन हो तो उसको 2 बार लिख देना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था, ये रोस्टर फॉर्म है ना, तो रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जाता, वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए
जब हम लोग यूनियन लिखेंगे दो सेट का, तो वहां पे जो दो में कॉमन एलिमेंट होगा, है ना, ऐसा नहीं करना है कि उसको दो बार लिखना है। उस कॉमन एलिमेंट को यूनियन वाले सेट में एक ही बार लिखना है। क्यों भाई? क्योंकि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है। ओके, तो ये बेसिकली आपने समझा कि यूनियन जब करते हैं दो सेट का होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग तीन सेट का भी यूनियन कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, मान लो तीन सेट अगर है तो, ठीक ना। उसमें भी कोई बड़ी चीज ऐसा मतलब कुछ नया नहीं होने जा रहा है, बस यही करना है। अगर तीन सेट होगा तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, तीनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उसे लिख देना है, ठीक। तो अभी इसे आसान बनाने के लिए हम लोगों ने लिखा यूनियन ऑफ टू सेट्स, सिर्फ दो सेट्स। तो इसको लिखते हैं। अच्छा, डिफिनेशन, it is set containing all elements of two sets, जिसका हम लोग यूनियन फाइंड कर रहे हैं, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा डेफिनेशन, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ये आपकी दो सेट्स है, देन union of A and B is a set which contains all elements of set A and set, दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं। इसमें यूनियन वाले में नॉट, it is union of two sets, set A and set B is written as this, A union B। इसको क्या पढ़ते हैं? A union B, A union B। इसको इस तरीके से हम लोग पढ़े, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा, अब इसमें होता है क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसमें क्या करते हैं, जैसे यूनियन में भी हमने देखा कि अगर अपने पास दो सेट है तो उसका यूनियन जब लिखना है तो क्या करना है कि सेट ए और सेट बी में जितना एलिमेंट था उन सबको हमें मिला करके नया सेट में लिख देना है, वही उसका यूनियन हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाले में जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ उसे ही लिखना होता है ना। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इसको लिख सकते हैं क्या, इट इज सेट थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, set A and set B is a set containing common element or elements of
and set B containing elements of set A and set B. Exam. अच्छा, इसमें it is written as A intersection B. तो A यूनियन B तो समझ गए कि ऐसा U लिख देते हैं, इंटरसेक्शन में इस U को पलट देते हैं एंड के जैसा। इसको हम लोग पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B। ठीक, तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन होगा तो उसे कैसा लिखा जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। वो यहाँ U जो था वो उल्टा हो गया है। ओके, इसकी एक एग्जांपल देखो कैसे हो रही है। A 1 2 3 4 5 एक सेट A, दूसरा एक सेट B ले लेते हैं 2 4 6 8। ओके, अब यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए A इंटरसेक्शन B निकालो तो क्या करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B में हमें सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखना है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कौन कौन सा एलिमेंट्स कॉमन है, एक 2 दूसरा 4, यही दोनों कॉमन है। A इंटरसेक्शन B हो जाएगा 2, ठीक। आपके दिमाग में एक और भी बात आ सकता है, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि A और B में कुछ कॉमन ही ना हो, जैसे इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मान लो एक सेट में और लिख देता हूँ यहाँ पे C 6 7 8 9, ठीक, 6 7 8 9। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि भाई A इंटरसेक्शन C क्या होगा, ये सेट A और ये सेट C, इन दोनों में क्या करना है। तो बोलोगे यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखेंगे I नल से कि A और C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग A इंटरसेक्शन C को लिखेंगे 5। जब दो सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो जाएगा। ओके, अब इसी चीज पे ये जब दो सेट्स में कुछ कॉमन नहीं हो तो उसको एक नाम दिया गया है ना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो ये टर्म भी आपको मिल सकता है देखने को, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है कि अगर दो सेट में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उन दोनों ऐसे सेट्स के पेयर को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। इफ two sets A and B have no common element, then they are called disjoint sets. They are called disjoint sets. अब disjoint sets होता है मतलब क्या, इसका समझने के लिए कि A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो अगर दो सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है भाई। तो ये डिसजॉइंट सेट्स आपका हो गया, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, है ना, क्या कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, डिफरेंस
ऑफ सेट्स पढ़ने से पहले जो अभी हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ा सेट्स में, यूनियन और इंटरसेक्शन, उस चीज को थोड़ा कुछ और क्वेश्चंस और वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यूनियन इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें वेन डायग्राम किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है और हम सॉल्व कर पाएंगे उसके क्वेश्चन। तो उस चीज़ को एक दो एग्जाम्पल से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पे कि एक सेट ए है, सेट ए, whose एलिमेंट्स आर ए, 1 2 3 से बहुत ले लिया, सब कुछ अलग लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। दूसरा सेट बी ए डी जी एच। ओके, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन फाइंड इफ ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है और इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो यूनियन में अभी आपने पढ़ा क्या करते हैं भाई, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग एक साथ मिला करके लिख देते हैं और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ए यूनियन बी। दूसरा सेट ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑपरेशन करना, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन वाले में क्या करना होता है कि दोनों सेट में देखते हैं क्या कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ए इधर भी है, इधर भी है, कॉमन हो गया, डी इधर भी, इधर भी, बस यही दोनों, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा भाई ए बी, ठीक। तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन में वो हमने देख लिया। अब इसमें वेन डायग्राम का यूज कहाँ पे आएगा, किस तरीके से इसमें वेन डायग्राम को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसको वेन डायग्राम क्यों कहते हैं कि वेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब इस चीज के बारे में बताया, इसलिए इसको वेन डायग्राम कहते हैं। ए और बी इन दोनों को किसी एक यूनिवर्सल सेट के अंदर में ड्रॉ करो, ठीक है। अब ये सेट ए, ये सेट बी, सी। ए में एलिमेंट सबसे पहले देखो कि ए और बी में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन वाले तो चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए डी बी सी ई जी एच, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो वेन डायग्राम बनाया, भले ही ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन थे, लेकिन यहाँ वेन डायग्राम में आप देख पा रहे हो क्या कि कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखा गया है, सारा एक बार ही लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बी ये डी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन जब हम लोग वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं तो वेन डायग्राम में हर एक एलिमेंट एक एक बार ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये जो ए है एक ए सेट में भी और बी वाले सेट में भी, नहीं,
वो कॉमन वाले पार्ट में आ गया। ठीक, तो हमने 2 बार नहीं लिखा। तो अब यहाँ पे ए और बी के जितने एलिमेंट हैं उन सबको आप मिला करके अगर लिख दो तो वही हो जाएगा आपका यूनियन, कि ए और बी में वो पूरा जितना एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लिख दिया हमने, वो हो गया यूनियन। फिर इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा कि ए और बी का जो कॉमन वाला पार्ट है, ये ए डी वाला है ना, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है, ये कॉमन वाला पार्ट ही हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके बना दूँ, ए और ये डी, ये वाला जो पार्ट है ये हमारा है ए इंटरसेक्शन बी, ये ओवरलैपिंग पार्ट ए और बी का, ए इंटरसेक्शन बी। पूरे को अगर मिला करके लिख दें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। ठीक, अब बोलोगे कि इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, सही जो कॉमन वाला पार्ट है उसको तो हमने ए इंटरसेक्शन बी कह लिया। ठीक ना, वो हम लोग वहाँ से लिख भी रहे हैं इंटरसेक्शन बी कैसे है, कुछ ना कुछ तो नाम इस वाले पार्ट का होगा, इस वाले पार्ट का होगा। ए का ये पार्ट जो इधर बच गया, बी का ये वाला पार्ट जो इधर बच गया, ये कॉमन वाले को छोड़ करके, कॉमन वाले को हटा दें अगर तो इधर जो बच गया, कॉमन वाले को छोड़ दें तो बी में जो बच गया, कुछ ना कुछ तो नाम होगा भाई इसका भी, बिल्कुल नाम है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं भाई, एक नया टर्म ऑपरेशन में आता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो अगर मान लो कि 2 सेट है ए और बी, तो इसमें पहला लिखते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये ए और बी का डिफरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ओनली ए बी बोलते हैं, ए माइनस बी को ए ओनली ए। अब ये ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है भाई बी माइनस ए भी हो सकता है ना। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, तो जब हम लोग a माइनस बी लिखते हैं, ठीक ना, तो ये नॉर्मल मैथ तो है नहीं, अलजेब्रा वाला क्या कि अपने पास 5 है, 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2 बच गया, वैसा तो है नहीं। यहाँ पे a और b क्या है, सेट्स है, तो यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, तो इस a माइनस बी का मतलब होता है a में से जो b का पार्ट है उसे रिमूव कर देना है, a में जो b का पार्ट है उसे रिमूव कर देना है। a माइनस बी का मतलब इसको रिमूव पार्ट ऑफ b फ्रॉम a, मतलब a में, इस a में जो b का हिस्सा है उसे हटा देना है, सिर्फ ओनली a, इसलिए मैंने इसको लिखा है ओनली a, a में जो b का हिस्सा है उसे हटा देना है, सिर्फ a बचे, बस ओनली a, वो a का अपना, सिर्फ उसी का, और इसका मतलब ओनली b, ओनली b, सिर्फ b, मीन्स इसमें b में जो a वाला हिस्सा है उसे हटा देना है। ओके, अब इसको वेन डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे आपको समझने में बहुत आसान होगा। जैसे देखो ये a और b था, ये वाला सेट जो है इसमें b का हिस्सा कौन सा, ये जो कॉमन वाला पार्ट है वही इसमें a में b का हिस्सा है ना, दोनों का कॉमन यही है, यही वाला हिस्सा है। तो जब हम लोग a माइनस बी की बात करेंगे, a माइनस बी, तो a में से ये जो b का हिस्सा है मीन्स ये कॉमन वाला पार्ट, उसे हटा करके जो a में बच जाएगा यही कहलाएगा ये वाला ब्लैंक पार्ट a माइनस बी। ठीक, या फिर ओनली a, जो ब्लैंक हिस्सा है कॉमन वाले को छोड़ करके वो सिर्फ और सिर्फ a का है,
उस पे बी का कोई अधिकार नहीं। ओके, बी की बात करें तो बी में भी जब इस वाले कॉमन वाले हिस्से को जब हटा देंगे तो ये कहलाएगा बी माइनस ए या फिर ओनली बी, और इसको कहते हैं ओनली ए। ठीक, तो किसी भी सेट जैसे ए माइनस बी का मतलब क्या कि ए में जो बी का पार्ट है उसे रिमूव कर देना है। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से और समझ सकते हो क्या, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए में जो ए और बी का कॉमन वाला पार्ट है उसको जो हटा देंगे तो वही हो जाएगा ए माइनस बी। सिमिलरली दिस इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बी में से अगर ए और बी का जो कॉमन वाला पार्ट है वो अगर रिमूव कर दिए तो जो बचेगा वही हमारा ओनली बी होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यहाँ पे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब सेम एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिया ए और बी, यहाँ पे अगर डिफरेंस लिखने की बात आए तो क्या होगी भाई बात, इसको एग्जांपल देते हैं कि ए और बी तो अपने पास है। अब अगर ए माइनस बी लिखूंगा, ठीक, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, वेन डायग्राम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे ए ये सेट है, ए में बी का हिस्सा कौन, ए डी को छोड़ करके जो में बच गया वही ए माइनस बी, बी सी ई और ये ओनली ए। अब बी माइनस ए अगर लिखना होगा या फिर ओनली बी, क्या हो जाएगा वो जी एच आई। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेन डायग्राम हमारे लिए कितना यूजफुल है, चाहे इंटरसेक्शन लिखना हो यहाँ पे इस वाले पार्ट में है ना, तो यहाँ पे कितना आसान हो रहा है, डिफरेंस लिखना हो तब भी वेन डायग्राम हमारे लिए कितना यूजफुल है ना। तो वेन डायग्राम बहुत ही अधिक यूजफुल है। क्वेश्चंस को कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को जितना अधिक से अधिक आप सॉल्व कर पाओ उनमें वेन डायग्राम अप्लाई करने की कोशिश करो, है ना। इसमें एकदम कमांड आ जाना चाहिए आपको वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम का आपको कमांड आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे आसानी से। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक, अच्छा अब इसमें कुछ बातें हम लोग नोट कर सकते हैं क्या, अगर देखा जाए यहाँ पे तो a माइनस बी, बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी। अब समझ पा रहे हो ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी, ये बी माइनस ए, ये तीनों सेट कुछ ना कुछ सेट एलिमेंट्स होगा, सेट रिप्रेजेंट करेगा। ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी, ये तीन जो सेट्स है ये डिसजॉइंट सेट्स है। इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है यहाँ पे, ये सेट ये सेट ये सेट, तीनों अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स। इन तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब वो एक दूसरे में से किसी में भी किसी का कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, हर कोई एक दूसरे के लिए क्या है, डिसजॉइंट। ठीक, एक दूसरे के लिए भी डिसजॉइंट है और एक साथ भी डिसजॉइंट है। और म्यूचुअली डिसजॉइंट पहली बात, दूसरी बात सिंपली लिख सकते हो, दो बात मैंने लिखा क्या कि ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट, जैसे बोलते हैं ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहाँ पे वैसे ही म्यूचुअली डिसजॉइंट टू ईच अदर।
ए माइनस बी या बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इन सब की अगर बात करोगे एक साथ आप, तो सब एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट है। इसको मैं मैथमेटिकली लिख देता हूँ कि अगर हम लोग ए माइनस बी और बी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए माइनस बी और बी माइनस ए, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिख रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उसको हम लोग फाई कहेंगे। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों सेट की बात करो, ए माइनस बी यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे, ये वाला देखते हैं दोनों में ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों अलग अलग सेट है। और तीसरा आप इस तरीके से समझ सकते हो क्या कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये भी भाई हाफ होगा। या फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी माइनस इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू, तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। अगर ये जो है ए माइनस बी बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, दो दो करके अगर देखें कॉमन, तो भी किसी में कुछ कॉमन नहीं। अगर तीनों में एक साथ देखें तब भी तीनों में कोई कॉमन नहीं, इसीलिए हमने लिखा कि तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। ओके, अब एक चीज यहाँ से और आप लिख सकते हो क्या कि तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो तो 5 है ना? क्या कि ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए इज इक्वल टू 5। इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ए माइनस बी यूनियन अगर करें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस, ये जो तीनों सेट है यहाँ पे ए माइनस बी बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन तीनों का यूनियन करें हम लोग भाई, तो ये ए यूनियन बी के बराबर आ जाएगा, तो ये ए यूनियन बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए और ये ए इंटरसेक्शन बी, अगर इन सब को मिला दें, इन सब को मिला दें तो ये ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा। उसी बात को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल्स टू ए यूनियन। ठीक, तो ये डिफरेंस वाले में इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग।